नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और आज बात करेंगे बलौदा बाजार की। जी हां, बलौदा बाजार जिले के वनांचल क्षेत्र बार नयापारा के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां आज भी वनांचल क्षेत्र में सड़क, बिजली, नेटवर्क जैसी समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं। अपनी परेशानियों को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 10 दिन के अंदर मांग पूरी करने की गुहार लगाई है और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। जैसे आपने कहा कि हमारे वनांचल बार नयापारा क्षेत्र में जब से गांव बसा है, आज की इस 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है हमारे भारत स्वतंत्र भारत में। उसके बाद भी हमारे वनांचल के आदिवासी भाई लोग अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं और बिजली के न होने से आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, सोशल मीडिया का युग है। उसके विद्युत परमानेंट नहीं होने के नाम से हमारे बच्चे ना ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए इस कोरोना काल में, ना अभी भी कोई भी सुविधा, जो भी कोई कंप्यूटर चलाना चाहता है, कोई किराना दुकान चलाता है, कोई और कुछ करना चाहता है, तो सभी चीज़ों से वंचित हैं। शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है कि स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो फिर स्कूल नहीं है, ऐसी वहाँ की स्थिति है। तेंदुपत्ता हमारे जीवनोपार्जन के लिए बहुत बड़ा साधन था, बढ़िया एक वह है और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उसमें अच्छा लाभांश दे रही है, लेकिन हम वनांचल वासी उससे वंचित हैं क्योंकि वहाँ तेंदुपत्ता तोड़ाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है और वहाँ से अन्य जिला के लोग वहाँ से तोड़ के बाहर ले जाते हैं। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में ताराचंद पटेल लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। ताराचंद, एक और देखा जाए तो पूरी दुनिया में भारत देश को तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे बड़ा देश माना जाता है, लेकिन वहीं पर अगर छोटे से गांव की बात करें बार नयापारा की, तो वहां पर ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। आखिर ये राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें या अधिकारियों की बात करें, ये किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है इस छोटे से गाँव में? मैं आपको बता दूं कि बलौदाबाजार जिले के वनांचल क्षेत्र में बार नयापारा क्षेत्र में 28 गांव जो है, 28 गांव के ग्रामीण जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। 75 साल आजादी के 75 साल बीत चुका है। बावजूद इसके वहां के ग्रामीणों को जो है इनकी मूलभूत सुविधा जो है बिजली, सड़क जैसे तमाम सुविधाएं जो है, जैसे कि आप अधिक पा रहे थे कि यहाँ पर वनांचल क्षेत्र में जो लोग हैं वो तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र की मांग कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। जैसे 8 बिंदु को लेकर के उन लोग जो है ज्ञापन सौंपे हैं। शासन प्रशासन से मांग की है कि 10 दिन के भीतर में उनको ठोस जो है उनको आश्वासन दिया जाए ताकि आने वाले 23 तारीख को जो आंदोलन करने जा रहे हैं वो स्थगित किया जा सके। लेकिन शासन प्रशासन काफी इस मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। सरकार भाजपा की थी और कांग्रेस की बन गई, सरकार आती गई जाते गई, लेकिन इन ग्रामीणों की जो है सुविधाओं को लेकर के गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम ग्रामीण जो है इस बार जो है आर पार की लड़ाई को लेकर के गंभीर मूड में आ रहे हैं, दिखते नजर आ रहे हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी गंभीर हैं इस मामले को लेकर के, क्योंकि कोरोना काल में जो ऑनलाइन की पढ़ाई होती थी उनसे भी वंचित रह गए, क्योंकि वहां पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, जिस वजह से वहां पर ऑनलाइन की सुविधा है, ऑनलाइन जो पढ़ाई होती थी उससे भी वंचित रहे बच्चे लोग। इस पर जो है काफी वनांचल क्षेत्र के लोगों को प्रभाव पड़ रहा है। मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं, बिजली की मांग कर रहे हैं, नेटवर्क की मांग कर रहे हैं, तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र की मांग कर रहे हैं। जैसे तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी मांग को लेकर के क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के क्षेत्र के लोग जो है लामबंद हो रहे हैं। आने वाले 23 तारीख को महासमुंद जिले से होकर के पटेवा जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर तोरला गाँव पर जो है उग्र आंदोलन, महाआंदोलन और चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। जी ताराचंद, अगर देखा जाए तो बार नयापारा में जो ग्रामीण है वो कितने समय से ऐसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं लगातार ग्रामीण जो है जब से छत्तीसगढ़ में उस क्षेत्र में जो लोग गांव बसा है तब से इस मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और बार नयापारा जो है पर्यटक होने के बावजूद वहाँ पर जो विकास कार्य कहीं न कहीं कमजोर दिखाई दे रही है। दूर दूर से पर्यटक वहाँ पर जो है दर्शन करने आते हैं, वहाँ पर जंगली जानवरों को देखते हैं, काफी अच्छा वहाँ का दृश्य है। बावजूद इसके वहाँ पर जो है मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होना कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लिए भी अभिशाप के रूप में देखा जा रहा है। जी देखा जाए तो प्रशासन को भी ग्रामीणों के द्वारा निवेदन किया गया है, ग्रामीणों ने निवेदन किया है कि जो उनकी मूलभूत सुविधाएं है वो उसकी आपूर्ति की जाए। तो ऐसे में प्रशासन ने क्या प्रतिक्रिया दी है? क्या कोई आश्वासन प्रशासन के द्वारा दिया गया है?
बीच में कुछ गांव को जो है सर्वे करने की बात कही जा रही थी। वहां पर जो है कुछ ग्रामीण भी बोल रहे थे कि यहाँ पर बिजली सीधा के लिए विद्युतीकरण के लिए जो है सर्वे की जा रही है, लेकिन वो सर्वे के दावे भी खोखले नजर आए। वहां पर जो है सर्वे अधूरा रह गया। अभी तक एक साल बीत जाने के बाद भी वहां पर बिजली सीधा उपलब्ध नहीं पहुंच पाई है। जी, इस मामले में लगातार क्षेत्र के ग्रामीण जो है विद्युत विभाग, तमाम जो विभाग हैं उनका चक्कर काट रहे हैं। मौजूद इसके उनके मांग पर जो है कोई भी गंभीर नजर नहीं आ रहा है। भाजपा शासन काल में भी उन लोगों ने जो है लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी इस मामले को चुनावी वादे और चुनावी जो होते हैं, घोषणा होते हैं, उस प्रकार जो है किए, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। जी बिल्कुल ताराचंद, ऐसे में अगर देखा जाए तो कोई प्रतिक्रिया अगर प्रशासन की ओर से नहीं आती है तो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आती है प्रशासन की, क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्रामीण अगर कोई निवेदन करता है प्रशासन से तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जाकर कोशिश करे, आखिर राज्य सरकार से बात करे और साथ ही आश्वासन भी दे। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा आश्वासन भी नहीं दिया गया है, तो काफी हैरानी वाली बात होती है कि जहां पर आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी ग्रामीण, ऐसे तमाम ग्रामीण हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित होते नजर आ रहे हैं। जी, तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, विधायकों से मिले, सांसद से मिले, प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिले, लेकिन उनके द्वारा कोई किसी प्रकार के ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। इस वजह से ये आंदोलन 23 तारीख को इन लोग करने जा रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। जी बिल्कुल ताराचंद, अगर देखा जाए तो काफी परेशानी वाली बात होती है। अगर हम बात करें तमाम सुविधाओं की, मूलभूत सुविधाओं की, तो कौन कौन सी असुविधाएं वहां पर देखने को मिल रही है और साथ ही राज्य सरकार ने क्या इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया दी है? जैसा कि आपने बताया कि एक पर्यटन स्थल के रूप में भी काफी शुमार है। पर्यटन बेशक है, पर्यटन स्थल है, काफी जो है रिसोर्ट बने हैं वहाँ पर जो सौर ऊर्जा के तहत जो है विद्युतीकरण हुई है, लेकिन वो जो है जो सुविधा शासन के द्वारा दी जा रही है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आज के युग में जो है इलेक्ट्रॉनिक का युग है, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है। इस वजह से वो जो सौर ऊर्जा जो है वो पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण जो है लगातार विद्युतीकरण, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य सुविधा जो एक्सपर्ट डॉक्टर। तो ताराचंद, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ में रामचरण यादव, जनपद अध्यक्ष कसडोल से जुड़ चुके हैं। रामचरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जैसा कि देखा जाए कि ये घटना सामने आ रही है जहां पर एक गांव है बार नयापारा, जहां पर जो ग्रामीण है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आखिर उनको मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही है प्रशासन की ओर से? हमने प्रयास बहुत किए। मैं पूर्व सरपंच भी रहा हूँ बारनापारा क्षेत्र में। वहाँ 7-8 गांव मिला के वहाँ व्यवस्था नहीं है, और वन विभाग द्वारा ये बोला जाता है कि सेंचुरी एरिया में लाइट नहीं होना है, जबकि देवगांव, चरौदा भी कबौद वगैरह सेंचुरी एरिया में आता है और वहाँ के नियम अलग बताते हैं और बाहर का घनी जंगल बोलते हैं। उसका कई कारण है कि वहाँ घनी जंगल बताते हैं, जबकि अंडरग्राउंड या रास्ता भी 6 किलोमीटर वहाँ बारनापारा दूरी पर अकलतारा गांव है, वहाँ लाइट की व्यवस्था है। जी, लेकिन जैसा कि हमने कई बार जनपद और वहाँ का निरीक्षण किया है रंजन जी, उनका कहना है कि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ग्रामीण कहाँ जाए? बिजली देखिए सौर ऊर्जा के द्वारा किया गया है व्यवस्था, लेकिन वो 1-2 घंटा की है, वो पूरा नहीं होता। दिन में लाइट ही नहीं रहेगा, रात में जब बिजली नहीं रहेगा तो वहाँ के बच्चे और अन्य कई परेशानी हो रहा है। इसके लिए हमने शासन और प्रशासन सभी शुरू से अवगत कराते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज लोग भी कराते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं मिले हैं। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि आपने भी शासन प्रशासन से बातचीत की है, क्या प्रतिक्रिया उनकी आई है? क्योंकि हमने हमारे संवाददाता से बात की तो उनका कहना है कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ऐसे में अगर आपने बात की है तो किससे बात की है और साथ ही उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या आश्वासन दिया गया है उनके द्वारा? हमने पूर्व में डीएफओ और वह बिजली विभाग के सभी बीच में सर्वे करवाया गया था कि भाई लाइट लाएंगे करके, कल था उसमें मैं खुद था जी, लेकिन ये ऐसा पेंडिंग हो जाता है जी कि अब हो जाएगा, सर्वे करा लिए, ये करा लिए हैं करके, उसके बाद फाइल कहाँ अटकता है ये नहीं जानकारी। लेकिन हमारा जितना हमको जो प्रोसेस करना रहता है हम आगे भेज देते हैं। ये बड़ा स्तर का काम है, शासन प्रशासन के स्तर का काम है, तो उन्हीं लोग को अवगत कराना उचित समझते हैं। जी,
रामचंद्र जी, आपने कब प्रशासन से बात की थी और उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है? हम हमेशा करते रहते हैं, ग्राम स्वराज में हमेशा आवेदन देते हैं, पूरे गांव लोग। हर हमारा क्षेत्र के 2 ही 3 मांग है, टावर, बिजली और रोड जी। और बाकी हम लोग ग्राम सभा और अन्य काम को हम लोग प्राथमिकता में नहीं लेते हैं। हमारा प्राथमिकता 3 ही काम रहता है जी। तो देखा जाए तो आपके द्वारा भी प्रशासन से लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन प्रशासन हमने इसके पूर्व पांडव है, अपना पांडव साहब हैं बिजली विभाग के जी, उनसे भी बात करके वो सर्वे वगैरह करा गए। लगातार संपर्क में रहते हैं, लेकिन हमारे स्तर के काम नहीं है, शासन प्रशासन स्तर की है। इस कारण हमारा काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं जी। लेकिन जरूर वहां तक पहुंचा रहे हैं, भाई ऐसा ऐसा क्षेत्रवासियों की मांग है, वहाँ समस्या है जी। रामचंद्र जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में ग्रामीण पुरुषोत्तम जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, अगर देखा जाए तो आपके गांव से ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां पर मूलभूत सुविधाएं, किस तरीके की मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे आप वंचित होते नजर आ रहे हैं और कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस दौरान आपको? जी मैम, मैं पहले आपके न्यूज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इसको प्रमुखता से चला रहे हैं जी। उसकी बात ये है कि हमारे बाढ़ नयापारा वनांचल क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं में जैसे बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अभी सोशल मीडिया जमाना है, 2 वर्ष कोरोना काल था जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई की गई है शासन के द्वारा, वहाँ नेटवर्क सुविधा नहीं है जी। तो ये सारी सुविधाओं से हमारे बाढ़ नयापारा कोलांचल के क्षेत्रवासियों, पूरे ग्रामीण 29 गाँव के निवासी उनसे वंचित हैं जी। पुरुषोत्तम, अगर देखा जाए तो बच्चों की शिक्षा पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा होगा, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि बिजली भी नहीं रहती है और ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों की जो शिक्षा है वो काफी प्रभावित हो रही है। ऐसे में बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं? जी, आपने सही पूछा जी। लाइट के नाम से हमारे बच्चे नेटवर्क नहीं होने से मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए जी। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइट नहीं है तो टीचर भी वहाँ आना नहीं चाहते, जिससे ऑफलाइन भी पढ़ाई नहीं हो पाती है, प्रभावित हो रही है। ऑनलाइन तो ऑनलाइन, ऑफलाइन भी वहाँ टीचर की बहुत कमी है। वहाँ पर पूरा वनांचल क्षेत्र में बहुत कम टीचर है। हमेशा हम लोग शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वहाँ नियमित शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, व्यवस्थित की जाए, लेकिन एक नाम मात्र के कहीं 1-2 हैं, वो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, बिल्कुल शिक्षा नाम की चीज नहीं है वहाँ पर। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में होते चला जा रहा है जी। पुरुषोत्तम, जैसा कि आपके द्वारा ग्रामीणों के द्वारा ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा गया है, जहां पर आपने कहा है कि 10 दिन के अंदर अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में प्रशासन ने क्या प्रतिक्रिया दी है? क्या कोई आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है? जी, हम लोग कल कलेक्टर साहब से मिले थे बलौदा बाजार से जी। एसपी साहब को भी ज्ञापन दिए हैं जी, और एसडीएम साहब कलेक्टर को भी दिए हैं जी। और उन्होंने भी कहा कि इसमें अब ये सारी मांगे जायज है, उसमें जहाँ तक पूरा कोशिश करूंगा कि ये सब पूर्ण हो जाए, ऐसे कलेक्टर साहब बंसल जी आश्वासन दिए हैं। फिर भी हम लोगों ने 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया, किसी प्रकार से सकारात्मक राइटिंग या कुछ ऐसे भरोसा कई बार दिए जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग ग्रामीणों ने पूरा ठान लिया है कि अगर सकारात्मक राइटिंग में कहीं अगर अनुशासन नहीं मिलता है, राइटिंग में नहीं आता है, तो हम लोग 23 तारीख को चक्का जाम करेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया है जी। तो बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी पुरुषोत्तम कि आपके द्वारा तो ज्ञापन भी सौंपा गया है, लगातार लंबे समय से मांग भी की जा रही है, लेकिन प्रशासन 10 दिन के बाद में क्या रुख अपनाता है, साथ ही प्रशासन के द्वारा आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर कोई एक्शन लेता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम हमसे चर्चा करने के लिए, और साथ ही मैं रामचंद्र जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमसे चर्चा करने के लिए। तो जैसा कि देखा जाए तो ये खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की, जहां आजादी के 75 साल के बाद भी बाढ़ नयापारा के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसी खबर पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए ताराचंद पटेल। ताराचंद, अगर देखा जाए तो ग्रामीणों से भी बात की, जहां वहीं पर अगर हम देखा जाए तो जनपद अध्यक्ष से भी बात की है। उनका कहना है कि बात की गई है, लगातार मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन ने अब तक इस पर कोई रुख अपनाया नहीं है। हालांकि ग्रामीण का कहना है कि उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि हाँ, इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा, मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित है उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाएगी। लेकिन कब? सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब? आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी अब तक सुविधाएं नहीं मिली। तो क्या लगता है कि इन 10 दिनों के अंदर सुविधाएं मिलेगी? जो है आश्वासन, ठोस आश्वासन जो राइटिंग में बोल रहे थे, वो राइटिंग में चाह रहे हैं, वो 10 दिन में, क्योंकि ये जो मांग कर रहे हैं वो पूरा हो नहीं पाएगा, संभव नहीं है। लेकिन वो
ठोस आश्वासन चाह रहे हैं ताकि जो है आगे जो 23 तारीख को जो आंदोलन होने जा रहा है वो ना करें। हम लोग इस प्रकार के आंदोलन हम लोग भी करना नहीं चाह रहे, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। लेकिन शासन प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी आते हैं, उनसे भी मांग की जाती है ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन वो जो है लेटर ले जाते हैं, उनकी मांग को लेकर जाते हैं, लेकिन उनकी मांग कहाँ पर जाके अटकती है ये कहना संभव नहीं होगा, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये लकड़ी होते हैं, काफी धन संग्रहण होता है, इस तमाम जो है राजस्व शासन को मिलता है, उसके बावजूद भी इन क्षेत्र के इस क्षेत्र के लिए जो है दुर्भाग्य की बात है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 10 दिन के बाद में जो ग्रामीणों ने जो आश्वासन ग्रामीणों को प्रशासन के द्वारा दिया गया है, उस आश्वासन पर कितना प्रशासन अमल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया ताराचंद हमसे चर्चा करने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये खबर आपको बालोदा बाजार के वनांचल क्षेत्र बार नयापारा के बता रहे थे, जहां पर ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और इसी के चलते तमाम ऐसे सड़क, बिजली, नेटवर्क या शिक्षा की बात कर ले तो तमाम ऐसी समस्याएं जिससे ग्रामीण जूझ रहे हैं और ऐसे में ज्ञापन भी दिया गया है। बहरहाल 10 दिन के अंदर मांग पूरी करने की बात यहां पर ग्रामीणों ने कही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर कितना अमल करता है। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत नकपुरा में बीते दिनों सागौन की 100 से अधिक पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वहीं गांव के पूर्व पंच सचिन सिन्हा ने बताया कि 100 से अधिक सागौन के पेड़ों को काटा गया, लेकिन अभी तक सागौन वृक्ष के तस्करों का अब तक पता नहीं चला है। वहीं इस पूरे मामले में ग्राम पंचायत चुप्पी साधे हुए है। मामले की शिकायत दुर्ग कलेक्टर के पास भी की जा चुकी है, परंतु अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सचिन सिन्हा ने कहा कि 2017 में वन विभाग ने ग्राम पंचायत नागपुरा में स्थित सागौन नर्सरी को ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दिया था, किंतु उचित रखरखाव के अभाव के चलते सागौन के वृक्ष खत्म होने की कगार पर है। देखिए, यह बात ऐसा है कि 13 जुलाई को मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को इस अवैध पेड़ कटाई के संबंध में मैंने शिकायत किया था, जिसका आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ना तो वन विभाग के द्वारा मुझे कोई जांच प्रतिवेदन प्रदान किया गया और पत्रिकाओं में यह पता चला था कि जांच का आदेश माननीय एसडीएम महोदय को दिया गया है, लेकिन उनके द्वारा क्या जांच कराया गया यह भी जानकारी नहीं दिया गया। और लगभग 100 से अधिक पेड़ हैं यहाँ पर, जहाँ पर मुरुम खनन के लिए लीज पर दिया गया है, वहाँ पर 100 से अधिक लीज तो ग्राम पंचायत नगपुरा के द्वारा दिया गया है और यह सर्वविदित है। किंतु मैं ग्राम पंचायत नगपुरा में जब सूचना का अधिकार मांगा, 4 बिंदुओं पर मैंने सूचना का अधिकार में जवाब मांगा था, किंतु चारों बिंदुओं का जवाब मुझे गोल गोल घुमा कर दिया गया। देखिए, यह बात ऐसा है कि 13 जुलाई को मैंने माननीय कलेक्टर दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत नकपुरा में बीते दिनों सागौन की 100 से अधिक पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। प्रशासन और वन विभाग की यहां पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार शिकायत के बाद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गांव के पूर्व पंच सचिन सिन्हा ने बताया कि 100 से अधिक सागौन के पेड़ों को काट दिया गया, लेकिन अभी तक सागौन वृक्ष के तस्करों का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं इस पूरे मामले में ग्राम पंचायत चुप्पी साधे हुए है। मामले की शिकायत दुर्ग कलेक्टर के पास भी की जा चुकी है, परंतु अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। वहीं सचिन सिन्हा ने कहा कि 2017 में वन विभाग ने ग्राम पंचायत नागपुरा में स्थित सागौन नर्सरी को ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दिया था, किंतु उचित रखरखाव के अभाव के चलते सागौन के वृक्ष खत्म होने की कगार पर है। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि अगर सागौन के वृक्षों की कटाई लगातार की जा रही है तो ऐसे में प्रशासन और वन विभाग को जरूरत है कि वो तस्करों को पकड़े और साथ ही उन पर कार्रवाई करे। लेकिन उसके बावजूद भी शिकायत की जा रही है, शिकायतों का दौर जारी है, लेकिन वन विभाग अब भी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है और कोई भी एक्शन या कार्रवाई नहीं कर रहा है तस्करों के खिलाफ।
तो वहीं पर अगर नियमों के हिसाब से देखा जाए तो अगर सागौन के वृक्ष की कटाई की जाती है तो उसके लिए राज्य सरकार और वन विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है, और बिना परमिशन के अगर वनों की कटाई की जाती है तो ऐसे में जुर्माना भी देना पड़ता है और साथ ही साथ राज्य सरकार एक्शन भी ले सकती है इसके खिलाफ, क्योंकि सागौन की जो वनों की कटाई की जाती है उस पर राज्य सरकार ने एक नियम बनाया है और उसी नियम के तहत पेड़ों की कटाई की जा सकती है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हमारे साथ में संवाददाता लोकेश साहू जुड़ गए हैं। लोकेश, दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत नगपुरा से मामला सामने आ रहा है जहां पर 100 से अधिक सागौन के पेड़ों की कटाई कर दी है, लेकिन वन विभाग का अमला अब भी जागा नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए मैम, ये दरअसल ऐसा है कि 2017 से वन विभाग ने जो है ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया था। अब ये जो है नर्सरी जो है, जो वहाँ पेड़ लगे हैं 100 से हजारों लाखों की संख्या में पेड़ लगे हैं, वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत है। और अभी बीते दिनों जो वहाँ 100 पेड़ों की कटाई हुई थी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर लगभग 1000 से भी ज्यादा पेड़ कटे हुए हैं। एक एक दो पेड़ की संख्या में धीरे धीरे करके काटे गए हैं और बीते दिनों लगभग 100 से अधिक पेड़ काटे गए और काटने वालों का दरअसल पता नहीं चल पाया। और वहाँ के ही पूर्व पंच है सचिन सिन्हा, उन्होंने कलेक्टेड में ज्ञापन सौंपा था और यहाँ के सरपंच से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जी, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या वन विभाग की साठगांठ यहाँ पर नजर आ रही है? क्योंकि तस्करों के खिलाफ तो वन विभाग ने कार्रवाई करनी चाहिए अगर शिकायत की जा रही है तो क्या ऐसे में क्या समझा जाए कि अगर कोई कार्रवाई तस्करों के खिलाफ नहीं की जा रही तो क्या साठगांठ का ये मामला समझा जा सकता है? अब इस बारे में तो सरपंच ही बता सकते हैं ग्राम पंचायत के, परंतु उन्होंने शायद हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा। जी लोकेश, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में संवाददाता ललित साहू भी जुड़े हुए हैं। ललित, ये मामला सामने आ रहा है पंचायत नगपुरा से जहां पर 100 से अधिक पेड़ों की कटाई कर दी है और जैसा कि लोकेश ने बताया कि इससे पहले भी 1000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई कर दी है, लेकिन कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? निश्चित तौर पे मैम, ये जो पेड़ों की जो कटाई है, सागौन पेड़ की जो कटाई है नगपुरा में, ये जो है पिछले 1 माह पहले की मामला है और इसमें जो है सूत्रों की माने तो सरपंच के नेतृत्व में ही ये कटाई हुई है और जो संबंधित जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो आए जरूर थे और आकर पंचनामा बनाकर गए हैं। उसके बाद फिर उसमें कार्रवाई जो है विशेष रूप से दिखाई नहीं दे रही है। जो तस्वीरें सामने आई है, अवैध जो सागौन कटाई मामले में विभाग की कार्रवाई, जंगलों की स्थिति की पड़तालना में यह बात सामने आई है। जी ललित, अगर देखा जाए तो 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और लगातार पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। जैसे कि अभी हाल ही के दिनों की बात करें तो 100 पेड़ काटे, इससे पहले अगर पहले की बात कर ली जाए तो 1000 से भी ज्यादा पेड़ों की कटाई की जा चुकी है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सवाल उठना लाजमी है और जो सरपंच है ग्राम पंचायत नगपुरा के जो सरपंच है वो जो है काफी लापरवाह दिख रहे हैं इसमें। और हम लोग गए उनके पक्ष लेने के लिए तो फोन भी नहीं उठाते हैं और गांव वाले लोग भी काफी आक्रोशित हैं। और इस पर साधना न्यूज की टीम ने समाचार बनाकर इसको प्रमुखता से दिखाया है और आगे भी हम लोग इस पर फॉलो अप करेंगे और इस पर कार्रवाई की मांग वन ऑफिसर से करेंगे, डीएफओ से करेंगे और सीसीएफ जो अधिकारी है। जी ललित, अगर देखा जाए तो कलेक्टर से भी इस मामले की शिकायत की गई थी, उन्होंने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है? क्या एक्शन लिया जाएगा या नहीं? अब ये खानापूर्ति वाली बात है मैम जी, कि आ गए उसके बाद पंचनामा कर दिए और ये है कि उल्टा चोर जो कोतवाल को डांटे, ये वाला जो मामला समझ सकते हैं इसको कि आ गए अधिकारी, उसके बाद फिर कौन अपराधी है कौन प्रार्थी है, जांच की विषय है। ये अधिकारी को ये दायित्व निभाना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से अधिकारी पीछे हट रहे हैं और ये राजनीतिक मसला मेरे को लगता है ना। जी ललित, अगर देखा जाए तो सागौन नर्सरी को ग्राम पंचायत के सुपुर्द किया गया है, तो ऐसे में ग्राम पंचायत की भी जिम्मेदारी होती है कि वो जो सागौन के वृक्ष है उसकी रक्षा करे, सुरक्षा करे और साथ ही संरक्षण भी दे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की लापरवाही भी सामने आ रही है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल की जो सरकार है, काफी इस मामले पर वन संरक्षण को लेकर काफी चिंतित रहते हैं और काफी तमाम योजनाओं को भी लागू किए हैं और जो संबंधित जनप्रतिनिधि है, अधिकारी है, वो लगे रहते हैं। जी कहीं न कहीं कर पा रहे हैं ऐसा
सामने तस्वीरें सामने आ रही हैं जी। तो क्या ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई थी, तो क्या तस्करों को उन्होंने देखा है? क्या उनके पास में कोई सबूत है जिससे कि पहचान की जा सके कि ये तस्कर है और उसके बाद में उन पर कार्रवाई की जाए? कार्रवाई मैम वही है कि गांव वाले एकजुट होकर कलेक्टर को शिकायत करना चाहिए, जिलाधीश को जी, और जो डीएफओ है, सीसीएफ है। क्या है कि मीडिया वाले हम सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गांव वाले लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे इस तरह की घटना होती रहेगी। मैम साथ में ग्रामीण सचिन सिन्हा जुड़ गए हैं। सचिन, जैसा कि देखा जाए कि आपके ग्रामीण क्षेत्र से मामला सामने आ रहा है और लगातार वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई की जा रही है, आपके द्वारा लगातार शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम जी, मैं तो एक बात यही कहना चाहूंगा कि क्षेत्रीय नेता और खनिज विभाग तथा वन विभाग के अधिकारीगण से सबके मिली भगत से काम हो रहा है। ठीक है, मैं कलेक्ट्रेट में जाकर कलेक्टर महोदय को लिखित शिकायत किए लगभग मेरे को 1 महीने से ऊपर हो गया। कार्रवाई तो हुआ नहीं, ये तो अलग बात है। दूसरी बात, पेड़ों की कटाई नहीं रुकी है जी। और एक बात और बात, ग्राम पंचायत द्वारा उसी जमीन के आसपास की जमीन को मुरुम खनन हेतु लीज पर दिया गया। तो सवाल तो ये उठता है कि जहाँ पर पेड़ लगा हुआ है ऐसे जगह को मुरुम खनन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा क्यों दिया गया लीज पर? और दूसरी बात, खनिज विभाग ने भी मौके का निरीक्षण नहीं किया कि यहाँ पर पेड़ लगा है कि नहीं, और डायरेक्ट खनिज विभाग ने मुरुम खनन के लिए लीज पर दे दिया, जो कि बहुत ही गलत हो रहा है। मतलब पूरा शासन प्रशासन के मिली भगत से पूरा काम हो रहा है जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका सीधे तौर पर ये कहना है कि खनिज विभाग और ग्राम पंचायत की साठगांठ यहाँ पर नजर आ रही है और इसी के चलते लगातार तस्करी की जा रही है, पेड़ों की कटाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी जी, अब सीधी सी बात है, कार्रवाई करना होना मतलब सीधी सी बात है, साठगांठ है, नहीं तो अब तब कार्रवाई हो जाता जी। तो इस वक्त हमारे साथ में हमारे संवाददाता ललित साहू भी है। ललित, जैसा कि ग्रामीण सचिन सिन्हा ने जिक्र किया कि जो लगातार उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि खनिज विभाग और ग्राम पंचायत के बीच में साठगांठ है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ललित से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। सचिन, जैसा कि अगर बात करें तो आप यहाँ पर सीधे तौर पर बात कर रहे हैं कि खनिज विभाग और ग्राम पंचायत की जो साठगांठ है उसकी वजह से ये तस्कर लगातार खुलेआम घूम रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और ग्राम पंचायत में मैंने सूचना का अधिकार में जवाब भी मांगा था कि कौन से खसरे को मुरुम लीज पर दिया गया है, कितने क्षेत्रफल को दिया गया है, किंतु ग्राम पंचायत द्वारा मेरे को जो सूचना के अधिकार में कोई जानकारी नहीं दिया गया। तो मेरे द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को मैंने अपील किया है, इसका डेट अभी आने वाला है। तो सूचना के अधिकार में जब मुझे पूरा जानकारी मिल जाएगा तो पुख्ता सबूत के साथ मैं वापस से एक बार कलेक्टर महोदय को शिकायत करूंगा कि यह पूरा साजिश के तहत कटवाया गया है जी। तो सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ में स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष पूरालाल जुड़ चुके हैं। पूरालाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। हेलो पूरालाल जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी 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 पहुंच रही है। जैसा कि देखा जाए तो नगपुरा से मामला सामने आ रहा है जहां पर 100 से अधिक पेड़ों की कटाई की जा चुकी है, लेकिन फिर भी जो वन विभाग का अमला है, खनिज विभाग का अमला है, वो इस पर कोई एक्शन आखिर क्यों नहीं ले रहा है? देखिए, इसमें ऐसा है कि नागपुरा में जो सैगोन के जो पौधे वो काटे गए वो बहुत निंदनीय है और इसमें कलेक्टर महोदय जी से भी इस मामले में स्वाभिमान मंच ने भी ज्ञापन दिया था और संज्ञान में लेने के लिए कहा गया था। हमने आश्वासन दिया था कि इसे एसडीएम के माध्यम से हम इनकी जांच करवा रहे हैं करके, और जांच कराया कि नहीं कराया इसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं हुआ है। और उस क्षेत्र में लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है और अभी वो बिल्कुल मतलब पौधा था वो बड़ा भी नहीं हुआ था और उसको काटे गए थे। जब तक ये पंच सरपंच वहां के लोग अगर मिली भगत इनसे नहीं होगा तो ये हो ही नहीं सकता। ये सारा उनका मिली भगत है ये, और इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी अपना हाथ खींच रहे हैं और लगातार इसमें कुछ हमारे युवा साथी इसमें आवाज उठा रहे हैं कि वहां की जो पेड़ों की कटाई हो रही है लगातार उसे रोका जाए और सैकड़ों पेड़ों की कटाई हो चुकी है।
इसलिए सिर्फ इसलिए कि वहाँ के कुछ खनन जो माफिया है उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये पंच और सरपंच और कुछ अधिकारी इसमें मिल करके ये इस सारे षड्यंत्र के तहत इसमें मिली भगत है इनकी। जी पुरालाल जी, जैसा कि देखा जाए तो कलेक्टर से भी इसकी शिकायत की गई थी, तो उन्होंने बोला था कि इस पे एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब, क्योंकि 1 महीना बीत चुका है, 1000 से ज्यादा सागौन के पेड़ों की कटाई की जा चुकी है, और आखिर कार्रवाई कब होगी? जी हाँ, ये तो कार्रवाई भी नहीं, उन्होंने अभी तक कार्रवाई नहीं की। ये बहुत बड़ा मतलब ये सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी मामला में सैगौन का जो पौधा है वो उसको कटाई कर रहा है और अभी तक कार्रवाई नहीं किया हुआ है। एसडीएम को भी इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि हम इसमें जांच कर रहे हैं करके, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो इसमें जाहिर सी बात है जो प्रशासन, शासन और प्रशासन दोनों की मिली भगत है ये। जी बिल्कुल पुरालाल जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर सामने, लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है, और सिर्फ भूमाफियाओं को इसमें फायदा पहुंचाने के लिए इसमें बड़ी मात्रा में तादाद में वहाँ पे पेड़ों की कटाई हो रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि खनिज विभाग से शिकायत की जा रही है, ग्राम पंचायत इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है और ना ही कोई तस्करों के खिलाफ कोई शिकायत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार शिकायत भी की जा रही है, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि 1 महीने बीत चुके हैं और 1000 से ज्यादा सागौन के वृक्षों की कटाई हो चुकी है, और आखिर कार्रवाई कब की जाएगी? तो बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर के प्रकाशित होने के बाद में राज्य सरकार और साथ ही साथ कलेक्टर इस पर कोई एक्शन ले पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत नकपुरा से आपको ये खबर बता रहे थे, जहां पर बीते दिनों सागौन के 100 से अधिक पेड़ों की कटाई की जा चुकी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लगातार शिकायत भी की जा रही है तमाम अधिकारियों से भी और कलेक्टर से भी, उसके बावजूद भी यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहां पर खनिज विभाग, वन विभाग और ग्राम पंचायत की मिलीभगत भी सामने आ रही है। क्योंकि अब तक अगर 1 महीने की बात कर ली जाए तो 1000 से ज्यादा सागौन के वृक्षों की कटाई की जा चुकी है और यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा सागौन के वृक्ष लगाए गए हैं। तो वहीं पर जो खनन माफिया है उनके हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो लगातार वनों की कटाई अंधाधुंध करते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए 7 न्यूज़। नमस्कार।